जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। टैलेंटेड इंडिया पर मेरे इस नए शो के शीर्षक से आप समझ गए होंगे कि शो के क्या तेवर होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि इस शो में हम सवाल पूछेंगे उनसे जो सत्ता में हैं, जो ताकतवर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकारिता का यही फर्ज होता है। बाकी सब पब्लिक रिलेशंस है, बाकी सब बेईमानी है। तो जवाब मांगा जाएगा कि इस पहले शो में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एक आ जाए बीजेपी सरकार के 6 सालों की, क्योंकि गाजे बाजे के साथ इस मौके का स्वागत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आपको क्या लगता है ये 6 साल कैसे रहे? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अरे नहीं भैया, ये मेरे विचार नहीं थे, ये विचार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे। मगर आज हम इन 2 मुद्दों के ऊपर इस सरकार की व्याख्या, इस सरकार की कलई खोलने वाले हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मुद्दा नंबर 1, दुश्मन को लाल आंख दिखाना। क्योंकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर न सिर्फ 2014 में और फिर बाद में 2019 में इन्हीं 2 मुद्दों पर सवार होकर यह सरकार सत्ता में आई थी, मगर 2014 में एक दूसरे मुद्दे का नाम लिया गया था, गुजरात मॉडल का। यह बात अलग है कि 2014 के बाद उसको पूरी तरह से बीजेपी भूल गई। तो बीजेपी के 6 साल और आगाज हम करना चाहेंगे दुश्मन को लाल आंख दिखाना। इससे पहले कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये दुश्मन को लाल आंख दिखाना क्या होता है, तो याद कीजिए 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के बारे में क्या कहा था। सुनिए। जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। जी हां, चाइना को लाल आंख दिखाना। मगर आप जानते हैं इस वक्त चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि लद्दाख से जुड़ी जो सीमा है चाइना की, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर ये लगातार खबरें आ रही हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चाइना ने पार कर लिया है और गालवान घाटी के आगे 2 से 3 किलोमीटर भारतीय जमीन पर चीन ने अपने बंकर, अपने टेंट्स और अपनी आर्टिलरी जमा ली है। यानी कि भारतीय जमीन पर चीन का कब्जा। क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं? मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञों ने इसके बारे में क्या कहा है, और इनकी खबरों का भारतीय सेना ने अब तक खंडन नहीं किया है। क्योंकि अगर ये खबरें झूठी होती तो इन्हें कटघरे में रखा जाता, इन्हें उल्टा लटका दिया जाता, मगर अब तक इनका खंडन नहीं किया गया है। खबर क्या है? अजय शुक्ला आपके स्क्रीन पर, उनकी खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ से न सिर्फ उन्होंने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर अंदर मजबूत ढांचे बना लिए हैं, बल्कि जिन इलाकों में भारतीय सेना दशकों से गश्त लगा रही थी उस पर भी कब्जा कर लिया है। भारतीय जमीन के करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर पर भारतीय सेना कदम नहीं रख पा रही है। 1999 के करगिल के बाद यह पहली बार है जब भारतीय जमीन पर चीन का कब्जा है। गालवान घाटी पर चीन की सेना की मौजूदगी से दौलत बेग ओल्डी को जाने वाली श्योक रोड को चीन जब चाहे भारत की पहुंच से परे कर सकता है। और मैं आपको यह बता दूं कि अजय शुक्ला ने आपके सामने यह मैप भी पेश किया है अपनी रिपोर्ट में, और इस मैप में आप देख सकते हैं कि इन 3 जगहों से, पहली जगह पैंगोंग सा लेक, दूसरी जगह हॉट स्प्रिंग्स और तीसरी जगह गालवान घाटी, इन तीनों जगह से उन्होंने भारतीय जमीन में घुसपैठ किए हैं और बंकर्स बना लिए हैं। सिर्फ अजय शुक्ला ये बात नहीं कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस के सुशांत सिंह भी लगातार इस तरफ हमारा ध्यान खींच रहे हैं। मगर अब मैं आपको बताना चाहता हूं, लेफ्टिनेंट जनरल, वो शख्स जो कि आर्मी में रह चुके हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अजय शुक्ला भी आर्मी से बतौर कर्नल रिटायर हुए थे। अब लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, उनकी रिपोर्ट क्या कह रही है आपके सामने। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग का कहना है कि चीन यह मानता है कि भारत उससे अक्साई चिन वापस लेगा, और इसी के चलते पीएलए यानी कि जो चाइनीज सेना है उसने 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख पर कब्जा कर लिया है। यहां पर जनरल पनाग यहां पर नहीं रुकते, उन्होंने बाकायदा 2 मैप्स बताए हैं एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, और आप देख सकते हैं ये जो लाल गोला है
ये दो मैप्स में एलएसी के पास इन जगहों पर चीन ने अपने बंकर्स बना लिए हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे एक जनरल कह रहे हैं। और चाहे अजय शुक्ला हो या जनरल पनाग, दोनों ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जमीन के 60 स्क्वायर किलोमीटर पर इस पर चाइना का कब्जा है। बताइए, क्या इस बात की चर्चा कहीं पर होती दिख रही है? क्या इस बात का जिक्र कोई मीडिया चैनल कर रहा है जिस तरह से यह बात सामने उभर कर आ रही है? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर क्या कहा था। बकौल गृह मंत्री अमित शाह, अक्साई चीन के लिए हम अपनी जान दे देंगे और अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। सुनिए अमित शाह क्या रहे हैं और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात तो सुना आपने? इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं चीन ने समझ चुका था कि अक्साई चीन पर भारत कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर यह बात कही थी। तो मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि जब अमित शाह ने यह बात डंके की चोट पर कही थी, तो उसके बाद आपने एलएसी में क्या किया? क्या आपने एलएसी में गश्त बढ़ाई? क्या वहां पर आपने अपनी मजबूती बढ़ाई? आखिर क्या वजह है कि इन जगहों से चीन ने प्रवेश करके भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया, जैसा कि अजय शुक्ला और लेफ्टिनेंट जनरल पनाग कह रहे हैं? क्या अमित शाह ये बात कहकर भारत सरकार उसके बाद सो गई थी? क्योंकि देखिए, अपनी राजनीतिक ऑडियंस के लिए, सियासत के लिए, वोट के लिए वो बातें कहना तो बहुत आसान है, मगर जमीन पर उसे लागू करना बेहद मुश्किल है। बात यहां नहीं रुकती। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे दो जाने माने रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा चेलानी, गौर कीजिए, रक्षा मंत्री ने चीन द्वारा बल प्रयोग से लद्दाख में किए गए बदलाव को स्वीकार किया है। बकौल रक्षा मंत्री, बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आगे ब्रह्मा चेलानी क्या कहते हैं? अगर चीन ने जमीन पर हालात को ना बदला होता तो बातचीत के जरिए क्या सुलझाने की कोशिश की जा रही है? मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि चीन की सेना कुछ आगे आ गई है। तो क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि कितने आगे आ गई है? और सबसे हैरत की बात यह है कि चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, दोनों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंटरव्यू किया और दोनों में से किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि क्या एलएसी क्रॉस करके चीनी सेना भारतीय जमीन पर आ गई है, जैसा कि अजय शुक्ला या लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग दावा कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स में। आखिर इन खबरों का खंडन भारतीय सरकार क्यों नहीं कर रही, रक्षा मंत्रालय क्यों नहीं कर रही? और ये हमारी जो मीडिया है, ये सामान्य सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जमाने में जो भारतीय जनता पार्टी लाल आंख दिखाने की बात उस वक्त कह रही है, अब वो 5 सेकंड के इस इंटरव्यू में देखिए क्या कह रहे हैं। आपके सामने इस वक्त देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या कहा एक जमाने में, यानी आज से 7 साल पहले इन्होंने लाल आंख दिखाने की बात की थी चीन को, अब क्या कह रहे हैं आप सुनिए। कुछ स्थानों पर मानते हैं कि वे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये जो है वह लाइन नहीं है जो कि भारत और चाइना को जो विभाजित करती हो। तो उनका क्लेम है कि आगे तक है, और हम लोगों की भी कुछ स्थानों पर इसी प्रकार की एक धारणा है। तो हमारी पेट्रोलिंग कभी एलएसी तक होती है, कभी उनके लोग भी एलएसी क्रॉस करके इधर आ जाते हैं। जी हां, सत्ता में रहने और विपक्ष में रहने का फर्क यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर आप मूर्ख किसको बना रहे हैं? बताइए, जनता आखिर आपसे यह सवाल तो पूछना चाहेगी ना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एम्बेसडर केसी सिंह, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, उन्होंने क्या कहा है। अगर चीन की सेना ने भारतीय जमीन पर पक्के ढांचे बना लिए हैं, सड़कें बना ली हैं, बंकर बना लिए हैं, तो हम चीन से किस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं?
क्या चीन इन ढांचों को तोड़ेगा, खाली करेगा, या भारत अपनी जमीन पर चीन के कब्जे को स्वीकार कर लेगा? अगर अभी बीजेपी विपक्ष में होती तो उन्होंने शोर मचा दिया होता। कितनी सुलझी हुई बात यहां पर एम्बेसडर केसी सिंह कह रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी अगर इस वक्त विपक्ष में होती तो बवाल मचा दिया होता। मगर इस मुद्दे पर ना मीडिया सवाल कर रहा है, और मैं आपको बताता हूं विपक्ष क्यों नहीं सवाल कर रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, चाहे उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पुलवामा हो, दोनों ही मुद्दों पर जब भी विपक्ष ने सरकार से सवाल किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही बेहतरीन बात है, वो मुद्दे को ट्विस्ट कर देती है, और इसे ट्विस्ट करने में उसे मीडिया का मदद मिलता है। जी हां, मीडिया की मदद मिलती है, जिससे मुद्दा जो है पूरा धराशायी होता है। जब अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था कि भाई अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो भारत क्या प्रमाण पेश कर सकता है, तो अरविंद केजरीवाल को गद्दार बता दिया था। पुलवामा में जब विपक्ष यह कह रहा था कि हमारे 40 जवान कैसे मारे गए, यह इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुई, तो इसी मुद्दे पर विपक्ष को देशद्रोही करार दे दिया गया था। तो यह क्या बता रहा है? यह साफ तौर पर बता रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को छूना नहीं चाहती। वो पत्रकार जो 2014 से पहले यूपीए से डंके की चोट पे सवाल पूछते थे, कांग्रेस सरकार से डंके की चोट पर सवाल पूछते थे, अब वो इस कदर डर गए हैं सरकार के सामने कि उनसे सवाल ही नहीं पूछते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं भारत सरकार से यह नहीं कह रहा कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। अगर चाइना ने वाकई कब्जा कर लिया हमारी जमीन पर, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। नहीं, देश इस वक्त कोरोना संकट का सामना कर रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे रिसोर्सेज किसी भी सूरत में किसी और तरफ डाइवर्ट हों। मैं आपसे सिर्फ यह अपील कर रहा हूं कि इस मुद्दे पर पारदर्शी बने, देश की जनता को हकीकत बताएं, और अब जवाब मांगा जाएगा। में आज का दूसरा मुद्दा इस सरकार के वजूद से जुड़ा हुआ, और वो है गुजरात मॉडल और उससे जुड़ा कोरोना संकट। जी हां, गुजरात मॉडल। उसी गुजरात मॉडल की बात करके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे। यह बात अलग है कि पिछले 6 सालों में इन्होंने गुजरात मॉडल की बात तक नहीं की है। मगर अब मैं आपको गुजरात मॉडल की एक जीती जागती तस्वीर बताने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर यह शख्स जिसकी तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है, इनका नाम है देवराम भाई भिसिकर। आप जानते हैं इनके साथ क्या हुआ? अब यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है उनकी लाश की। अहमदाबाद सिविल अस्पताल, जो कि न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का एक बड़ा अस्पताल है, इसे गुजरात की शान माना जाता है। वहां पर देवराम भिसिकर के परिवार के साथ जिस तरह का मजाक हुआ ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके परिवार को, ये खबरें मैं आपको लगातार बता रहा हूं स्थानीय न्यूज चैनल्स में जो आ रही हैं, उनके परिवार को पहले यह बताया जाता है कि देवराम भिसिकर की मौत हो गई है और आप इनका क्रियाकर्म कर लें। परिवार पहुंचता है और जैसे कि आप उनकी लाश की हालत को देख रहे हैं, उनके चेहरे को भी कवर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि अगर आप कोरोना वायरस से आपकी मौत हुई होती है, तब आपका चेहरा जो है कवर कर दिया जाता है और वैसे ही आपको अंतिम संस्कार करना पड़ता है। परिवार ने अस्पताल की बात को मानकर उनका चेहरा नहीं देखा और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में उन्हें फोन आता है अस्पताल से, और फोन क्या आता है? फोन यह आता है कि देवराम भिसिकर भाई कोरोना नेगेटिव हैं, यानी कि उन्हें कोरोना वायरस नहीं है, कृपया आप उन्हें जनरल वार्ड में ले जाएं। परिवार हतप्रभ रह जाता है, शॉक्ड हो जाता है। अब वो अस्पताल की तरफ दौड़ते हैं। उम्मीद जाग गई है फिर से कि देवराम भाई जिंदा हैं। मगर जैसे ही वो अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें उनके साथ एक और मजाक हो जाता है। अस्पताल उनसे क्या कहता है कि दरअसल देवराम भाई की मौत हो गई थी, हमारे कॉल सेंटर ने आपको गलत जानकारी दी थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर यह देख सकते हैं, अहमदाबाद सिविल अस्पताल का यह स्पष्टीकरण। और उन्होंने क्या कहा कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल का जो कॉल सेंटर है, उन्होंने आपको गलत जानकारी दी। दरअसल देवराम भाई की मौत हो चुकी है। यानी कि पहले उनको बताया जाता है कि मौत हो गई है, क्रियाकर्म कर देते हैं, उसके बाद बताया जाता है नहीं जिंदा हैं, बेचारे अस्पताल वापस दौड़ते हैं। उसके बाद क्या बताया जाता है कि मौत हो गई। कल्पना कीजिए उस परिवार की जगह आप हों तो आप क्या करते? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में क्या कहा था।
वक्त आने पर स्वास्थ्य सेवा का महत्व बढ़ जाएगा। भारत में हम ऐसी व्यवस्था का विकास करने में जुटे हैं जिसमें गरीब को सबसे बेहतरीन और किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, देश के गरीब के साथ इससे बड़ा मजाक आखिर क्या हो सकता है, बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी मीडिया हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर खबर करना चाहती है तो उसका क्या हश्र कर दिया जाता है। आपके स्क्रीन पर यह है न्यूज लॉन्ड्री की एक पड़ताल। क्या आप जानते हैं कि न्यूज 18 ने एक खबर चलाई थी 29 मई को। उस खबर में उन्होंने क्या कहा था, आपके स्क्रीन पर, करीब 48 घंटों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी देश का सबसे बड़ा अस्पताल, पिछले 48 घंटों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 50 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कुल 195 हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं और कईयों की जान चली गई है। यह खबर उन्होंने अपने चैनल पर भी की थी और अपने पोर्टल पे भी डाली थी। उसके बाद क्या होता है, जिस डॉक्टर ने यह शिकायत न्यूज 18 से की थी, उनका नाम आपके स्क्रीन पर डॉक्टर श्रीनिवास राजकुमार टी, जो कि रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे। क्या आप जानते हैं क्या होता है? सबसे पहले डॉक्टर श्रीनिवास राजकुमार टी को अपने पद से हटा दिया जाता है। दूसरी बात, न्यूज 18 के चैनल से और उनके पोर्टल से यह खबर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक बयान जारी कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। और फिर हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि देश की स्वास्थ्य सेवा जो है वो बेहतर हो जाएंगी, वो दुरुस्त हो जाएंगी। आप मुझे बताइए ना, कैसे दुरुस्त होंगी जब इस तरह की हकीकत हमारे सामने उभर कर आएगी। गुजरात मॉडल इस कदर धराशायी है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वो एडमिट होती हैं और एडमिशन के बाद वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो जाती हैं। आपके सामने जी न्यूज की खबर है। जी हां, सरकारी न्यूज चैनल। ये खबर क्या कहती है, बहुत ही शॉकिंग है। गुजरात में गर्भवती महिलाओं का कोरोना टेस्ट किया गया था। इसमें कई महिलाओं को वायरस से संक्रमित पाया गया, जिससे डॉक्टर्स और महिलाओं के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हैरत की बात यह है कि इनमें से अधिकतर में कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाया गया था, लेकिन वे कंटेनमेंट जोन में रहीं और संभवतः कम्युनिटी ट्रांसफर से उनमें वायरल संक्रमण फैला। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल, SVP, 16 सिविल, शारदाबेन और LG अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमित 172 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 44 नवजात संक्रमित पाए गए हैं। यह है आपका गुजरात मॉडल। और इस गुजरात मॉडल पर जब भी कोई सवाल उठाता है तो या तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। मसलन पत्रकार धवल पटेल ने जब सिर्फ इतना ही कहा था कि विजय रूपाणी के खराब प्रदर्शन के चलते उनकी जगह पर मनसुख मंडाविया अगले मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, तो धवल पटेल पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब इस खबर पर गौर कीजिए। क्या आप जानते हैं कि इन दो जजों ने, जस्टिस JP पर्दिवाला और जस्टिस इलेश J वोरा ने गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको बताता हूं। अहमदाबाद उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल को कालकोठरी बताया। यह भी कहा था कि क्या स्वास्थ्य मंत्री को लोगों की परवाह नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स की परवाह नहीं है। आखिर कितनी बार वो अहमदाबाद सिविल अस्पताल गए थे? फटकार लगाई उन्होंने। उसके बाद क्या होता है, रहस्यमय तरीके से इस खंडपीठ को, इस बेंच को ही बदल दिया जाता है। उसके बाद जब वो बेंच बदल गया, तब गुजरात हाईकोर्ट के तेवर किस तरह से बदल गए, आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट राज्य सरकार की तारीफ कर रहा है और वो ये कह रहा है, गुजरात हाईकोर्ट नाउ प्रेजेस स्टेट गवर्नमेंट, वी वुड हैव बीन डेड। यानी कि अगर राज्य सरकार ने सही वक्त पर सही कदम ना उठाए होते तो हम मर जाते। यानी कि कुछ दिनों पहले जो गुजरात हाईकोर्ट यह कह रहा था कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल एक कालकोठरी है, स्वास्थ्य मंत्रियों को डॉक्टर्स की परवाह नहीं, मरीजों की परवाह नहीं, अब वो ये कह रहा है कि अगर सरकार ना होती तो हम सब मर गए होते। और बीच में क्या घटनाक्रम था, उन जजेस की खंडपीठ को ही बदल दिया गया। यह है गुजरात मॉडल। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि कुछ पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा है
कि अदालत की आलोचना की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की जानी चाहिए। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने सिर्फ तथ्य रख रहा हूं और ये तमाम तथ्य कई मायनों में हृदय विदारक हैं। तो मोदी सरकार के या कहा जाए बीजेपी सरकार के 6 साल, मगर हकीकत आज हमने जवाब मांगा जाए क्या कि इस पहले एपिसोड में आपको बता दिया। मैं अपने दर्शकों से यह अपील करना चाहूंगा कि टैलेंटेड इंडिया को बड़ी तादाद में लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि टैलेंटेड इंडिया का बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।